हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर आके चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल सही। अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। जैसे कि हमको केमिकल इक्वेशन दी हुई है इन वर्ड्स में, जैसे कि लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमको बोला गया है इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है? केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबसे पहले आपके पास केमिकल फॉर्मूला गिवन होना जरूरी है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? उसको बैलेंस कर सकते हो। बट हमको जरूरी नहीं है कि केमिकल फॉर्मूला ही गिवन हो, हमको केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स में भी गिवन हो सकती है। जैसे कि हमको बोला गया है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है अब हमको नहीं पता, बट हम इस लेक्चर में आज वही चीज सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन है इन वर्ड्स में, कोई भी हमारे पास फॉर्मूला है इन वर्ड्स में, तो उसको हमने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। जैसे कि हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको हम केमिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, क्लास 9th में आपने एलिमेंट्स को लर्न किया होगा एटॉमिक नंबर वाइज, मतलब 1 2 3 ऐसे आपने केमिकल एलिमेंट्स को आपने क्या किया होगा, लर्न किया होगा। जैसे कि सबसे पहले आपके पास है हाइड्रोजन, फिर आपके पास है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जा रहा है। आपने क्या करना है, इसको एटॉमिक नंबर वाइज ही क्या करना है, लर्न करना है। सबसे पहले आपका काम यही है कि आपने इसको क्या करना है, लर्न करना है। एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर वाइज ही क्या करना है, आपने लर्न करना है। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को लाइन वाइज क्या करना है, नंबर वाइज क्या करना है, आपने लर्न करना है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहे तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी एक नई ट्रिक बना के दे दूंगा, सो दैट आपको बहुत अच्छे से इजीली क्या हो जाए, लाइन वाइज नंबर वाइज क्या हो जाए, लर्न हो जाए। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि हम एलिमेंट्स को लर्न करते हैं नंबर वाइज, ठीक है ना। फिर हम इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं शेल्स के अंदर, वो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं शेल्स के अंदर, मतलब ऑर्बिट्स के अंदर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की कैसे करते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इसके एटॉमिक नंबर वाइज आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अगर मैं पूछूं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 का मतलब ये है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, मतलब कि क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आपके पास, हमको ये पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो प्रोटॉन्स को हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते, हम सिर्फ किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए हम सारी की सारी जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर आ रही, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट से निकल के दूसरे एलिमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही सारा का सारा थ्योरी को पढ़ेंगे। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ी स्कीम पढ़ी होगी। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ी स्कीम पढ़ी होगी। इन्होंने हमको बताया था कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग हमको जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मिला था वो ये मिला था कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, 2n²। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला होता है शेल्स के अंदर, वो क्या होता है आपके पास, 2n²। अब कैसे, मान लो आपके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये आपके पास फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये आपके पास थर्ड शेल हो गया। इसका अलग से नाम भी होता है, KLM भी होता है, KLMN, ये नाम भी होता है, हम इसको 1 2 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने बहुत बड़ी स्कीम ने हमको एक फॉर्मूला दिया था 2n², कि इसका मतलब क्या होता है कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम, फर्स्ट शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम
मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, मतलब कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अब हम सेकंड शेल की बात करते हैं, तो n को कितना रख लेते हैं हम 2, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब सेकंड शेल की बात करते हैं, तो आपने ये क्लास 9 में सीखा हुआ है, बस हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड शेल में अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर हम वो चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास है 2n स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 2, मतलब कि सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम थर्ड शेल का निकाल लेते हैं। थर्ड शेल के लिए n को कितना पुट करोगे आप 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल्स टू 18, मतलब कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करते आओगे, आगे आगे शेल का नंबर बढ़ाते आओगे और 2n स्क्वायर के अंदर पुट करते हैं ना, तो आपके पास ऐसे पर लग जाएगा कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। ये बोहर बरी स्कीम का फर्स्ट पॉइंट था, बट उसका जो सेकंड पॉइंट था उसको ध्यान से समझना क्या मतलब है उसका। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया था हमको कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है, जो बाहर वाला शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जो भी आउटर मोस्ट शेल बनेगा, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट अभी आप सोच रहे हो कि अगर हमारे पास शेल नंबर क्या है 3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18, तो ऐसे तो फिर वो बोल रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो वहां पे लिखा हो कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा, पहले एक बार इसकी आप बोहर बरी स्कीम की एक बार पॉइंट समझ लो, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करूंगा कि 18 और 8 का क्या मतलब है, समझ आया। अब थर्ड पॉइंट इनका था कि अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर हमारे पास किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो क्या करेगा, एक नया शेल क्या कर देगा, वन न्यू शेल क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। मतलब कि अगर आपके पास किसी भी शेल के अंदर, शेल का मतलब क्या है, ये वाली चीज एक ये राउंड है ना, इसको हम बोलते हैं शेल, जिसको आप ऑर्बिट भी बोल देते हो, ठीक है ना। अगर एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहे हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर हो गए, तभी की तभी एक नया शेल फॉर्म हो जाएगा, तो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उस शेल के अंदर आ जाएंगे, समझ आया। तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, पहले में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। बट सेकंड पॉइंट उनका यह था कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट उनका यह था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ गए, अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते हैं, तो एक नया शेल क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा, तो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, उस शेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो कैसे, देखो अगर मान लो आपके पास क्या है, कार है, कार छोड़ो, आपके पास एक एक्टिवा है। एक्टिवा पे बैठने के तो हम कितने बंदे बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, 3 पर्सन भी बैठ सकते हैं ना एक्टिवा के ऊपर। जब बाइक है आपके पास, उसके ऊपर 3 पर्सन भी बैठ सकते हैं। बट हमको पता है उसका चलान होता है 3 पर्सन मैक्सिमम उसके ऊपर बैठ सकते हैं, बट उसका क्या होता है, चलान होता है। बट अगर हम उसको चलान नहीं करवाना, तो मैक्सिमम कितने पर्सन बैठाएंगे उसके ऊपर, 2 पर्सन बैठाएंगे, 3 तो नहीं बैठेंगे, 2 पर्सन बैठेंगे ना। तो वैसे ही कहते जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होएगा, वो स्टेबल होएगा। आने को तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, बट वो स्टेबल नहीं होएगा। वही बात होगी जैसे कि आप एक्टिवा पे बैठने को तो 3 पर्सन भी बैठ सकते हो, बट क्या वो चीज स्टेबल है, नहीं स्टेबल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कितने पर्सन बैठाते हैं, सिर्फ 2 पर्सन बैठाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, हम अपना चलान नहीं कटवाना चाहते। तो वैसे ही
आउटर मोस्ट शेल में जैसे थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कब होएगा? जब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी के कारण, स्टेबिलिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बिठा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स बिठा सकते हैं। बहुत बड़ी स्कीम समझ में आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि आगे आपको ये पूरा का पूरा जो ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा आगे आपको काम आने वाला है। तो इसीलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार इसका। इतना हो गया, इरेज कर दूं इसको मैं। समझ आया? ये बहुत बड़ी स्कीम कि हमारे पास मैक्सिमम फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड सो ऑन। हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। 2n स्क्वायर के अंदर आप पुट कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम चलते आएंगे। बट बोहरबरी का जो सेकंड पॉइंट था, उसने बताया था कि मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए अगर उसने क्या होना है? स्टेबल होना है। अगर नहीं स्टेबल होना फिर तो बात अलग है, ठीक है। अगर उसने स्टेबल होना, हमको पता है हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए उसके अंदर? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उससे ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए। समझ आया? अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स की आने से भी फिर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो एक नया शेल फॉर्म कर लेंगे हम, उसके अंदर क्या करेंगे? शेल को फिल कर देंगे। जैसे कि अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। समझ आया? इसको अभी इरेज कर दूं, बिल्कुल सही है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट्स की शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो हम एक बार एक एलिमेंट्स की देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम निकालते हैं लिथियम की। जैसे कि सबसे पहले हम निकालते हैं लिथियम की, कि लिथियम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसी से हमको पता लगेगा कटायन, मतलब आयंस के बारे में पता लगेगा कि वो कटायन है या फिर वो अनायन है। अब कटायन अनायन क्या होते हैं वो हम अभी इसके अंदर समझेंगे। इसी के अंदर हमको आयंस का पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट कटायन है, कौन सा एलिमेंट अनायन है। जैसे कि यहां पे लिख रहे हैं ना, कटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन मतलब नेगेटिव, तो वो हमको इसी से पता लग जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम की, एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का सबसे पहले, आप हमेशा तभी बोल रहा हूं आपको कि आपने क्या करना है? एटॉमिक नंबर उसका लर्न करके रखना है, कि एटॉमिक नंबर वाइज ही आपने क्या करना है? पूरे का पूरा जो आपके 20 के 20 एलिमेंट्स है, इसको आपने क्या करना है? लर्न करना है। पूरे के पूरे 20 एलिमेंट्स को आपने क्या करना है? लर्न करना है। अब अगर मैं पूछूं लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे है? लिथियम का आप बोलोगे 3 नंबर पे है। कितना एटॉमिक नंबर है उसका? 3। मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स होंगे। बट हमको सिर्फ क्या चाहिए? मेनली इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी हम क्या समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिथियम। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिथियम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने अभी अभी बोहरबरी स्कीम पढ़ी थी, अभी अभी हमने बोहरबरी स्कीम पढ़ी थी। उसमें क्या था? उसमें हमारे पास फॉर्मूला था, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n स्क्वायर, मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो हम इसकी पहले सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाना है? एक न्यूक्लियस। सबसे पहले आपने क्या बनाना है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। सबसे पहले आपने एक न्यूक्लियस बना लिया। अब एक बनाओ फर्स्ट शेल। क्या बना हो गया? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। 1 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। बट फर्स्ट शेल में सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, क्योंकि वो क्या है? स्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। अभी भी हमारे पास, अगर हम इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए, तो 3 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे? हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब अभी भी हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अभी भी हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर आ जाएंगे, अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, फिर हम क्या करते हैं? एक नया शेल क्या कर लेते हैं? हम फॉर्म कर लेते हैं। तो इसी से हम क्या करते हैं? एक नया शेल क्या कर रहे हैं? हम
यहां पे फॉर्म कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर आ गए, बट इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? इसके अंदर फिल कर देंगे। इसके अंदर सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये है लिथियम की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ये है लिथियम की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने किया कैसे है? उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बट बोहर बार स्कीम के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 2। तो हमने 2 तो फिल कर दिए, बट फिर भी उसके पास क्या बचता है? 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाए तो हम क्या करते हैं? एक नया शेल क्या कर लेते हैं? फॉर्म कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? फिर एक नया शेल क्या कर लेते हैं? फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने एक नया शेल फॉर्म किया जो कि सेकंड शेल है, सेकंड नंबर ऑफ शेल है। तो उसमें हमने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? फिल कर दिया। बट हमको पता है, हमको एक चीज पता है, जब भी हमने किसी चीज को स्टेबल करना है तो या तो उसके अंदर क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो उसके अंदर क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर उसके अंदर कोई भी शेल नया ना हो। या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ना हो। या तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। अब देखो, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, क्योंकि हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, इसमें कितने हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 7 इलेक्ट्रॉन्स की अभी इसके अंदर कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या है? अभी लेस है। इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेस है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि हमको पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमको पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट इसके अंदर कितने हैं? 1 है। तो 7 क्या है? लेस है। बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेस। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। अब देखो, हम इसमें यह भी तो बोल सकते हैं कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। अब आप ये बताओ, या तो हम इसको क्या करें? शेल को खत्म ही कर दें, मतलब शेल हो ही ना, या फिर अगर शेल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब आप एक चीज खुद बताओ, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर डालने इजी है? हाँ, इस शेल के अंदर, सेकंड वाले नंबर ऑफ शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, मतलब बाहर निकाल दे, या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है ना, क्योंकि हमने कहां पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है? कहां पे? हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना है। तो हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या है? बाहर निकालना इजी है। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा, क्या ये शेल बचेगा मेरे पास? नहीं, ये शेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये शेल क्या होएगा? मेरे पास खत्म हो जाएगा। क्या मेरे पास कोई शेल बचेगा फिर बाहर? नहीं, शेल बचेगा। पहले क्या था? इसके अंदर 1 शेल था। पहले क्या था? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। बट जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से क्या हो गया? मेरे पास वो शेल ही क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर शेल खत्म हो गया तो मतलब कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? मेरे पास स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मेरे पास स्टेबल हो जाएगा। अब आगे, अब समझना ध्यान से। अब मतलब कि मेरे पास वो क्या होएगा? वो शेल ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसको दोबारा से। मान लो इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है? इजी है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है? इजी है। या तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो हमने क्या किया? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसमें से क्या किया हमने? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या कर दिया? लूज कर दिया। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कटायन। क्या बोलते हैं? कटायन। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कटायन। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, तब उसको हम बोलेंगे अनायन। क्या बोलेंगे उसको? हम अनायन। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, तब हम बोलेंगे उसको कटायन। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब हम उसको बोलेंगे अनायन। क्या बोलेंगे उसको? हम अनायन। ठीक है। अनायन का साइन होता है नेगेटिव, अनायन का साइन होता है नेगेटिव, और कटायन का साइन होता है पॉजिटिव।
कटायन का साइन होता है पॉजिटिव और अनायन का साइन क्या होता है नेगेटिव। इतना समझ आया। अब देखो हमने क्या करना है, लिथियम को स्टेबल करना है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, हमने एक तरीके से स्टेबल करना है। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा, केमिकल फॉर्मूला जो उसका बनेगा वो बनेगा, लिथियम का सिंबल क्या होता है Li, लिथियम का सिंबल क्या होता है Li। हमने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हमने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हमने लूज कर दिया। तो उसके ऊपर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा उसके ऊपर, 1 पॉजिटिव आयन बोल लो या बोलो अब चार्ज, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, Li 1 पॉजिटिव बन गया, मतलब ये क्या बन गया, अब कटायन बन गया। क्या बन गया हमारे पास, कटायन। क्यों, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 1। तो लूज करने वाला क्या होता है, कटायन। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, मतलब साइन कौन सा आता है, प्लस का। और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसीलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 1 प्लस। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, आयन कौन सा बना, ये कटायन आयन बन गया, Li 1 पॉजिटिव बन गया। समझ आया। अब ये लिथियम का 1 पॉजिटिव कैसे बना, समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हम और एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। समझ आया। जैसे हम आगे उठाते हैं बेरिलियम, कौन सा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। कितना हमारे पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। और उसका सिंबल क्या है, सिंबल भी साथ साथ आपको याद करने पड़ेंगे। क्या है उसका सिंबल, Be। क्या है उसका सिंबल हमारे पास, Be। अब हम चेक करते हैं 4 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर, मैं यहां पे लिख के रख लेता हूं कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल के अंदर कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं, 18। बट हमको पता है आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। समझ आया। अब जैसे कि हमारे पास इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर, हमको पता है ये तो न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, ये न्यूक्लियस है। हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। फर्स्ट शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो हमने 2 तो इसके अंदर क्या कर दिए, फिल कर दिए, ठीक है ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 में से 2 तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 माइनस कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास क्या है, बचे हुए हैं। अभी भी इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। हमको पता है जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर आ जाते हैं, अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक नया शेल क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने एक नया शेल क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। फॉर्म करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने सेकंड नंबर ऑफ शेल के अंदर क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको स्टेबल होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, या तो इसके पास कितने कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है इसके पास, लेस है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास, ज्यादा है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन लेने इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने इजी है। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकालने इजी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, निकालते हैं, वो क्या होता है, कटायन। वो क्या होता है हमारे पास, कटायन। वो क्या होता है हमारे पास, कटायन। कटायन का मतलब पॉजिटिव साइन, कटायन का मतलब पॉजिटिव साइन। अब देखो इस शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 8। बट इसके पास कितनी है, 2। तो कितनी कमी है इसके पास, 6 की कमी है। या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास, ज्यादा है। या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप खुद देखो, हमने उसको क्या करना है, स्टेबल करना है। हमने उसको क्या करना है, स्टेबल करना है। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको स्टेबल करना है। या तो हम 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, या हम दो अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर दें, निकाल दें। अब आप खुद बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने इजी हैं। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देने इजी हैं। तो इसीलिए जो देने वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, कटायन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, प्लस का। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब हमारे पास जो कटायन बनेगा वो क्या बनेगा, Be2 पॉजिटिव। अब क्यों 2 पॉजिटिव बना, क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, लूज किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होना चाहता था, ये अपने आप को स्टेबल
करना चाहता था, ये आपको क्या करना चाहता था, स्टेबल करना चाहता था। इतना समझ आया। बेरिलियम का हमने देखा एटॉमिक नंबर कितना है, 4 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने बोर-बायर स्कीम के अकॉर्डिंग देखा तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर 8, थर्ड शेल के अंदर 18 एंड सो ऑन। तो हमने देखा जब हमने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। जब मैक्सिमम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमारे पास फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते थे। तो हमको पता जब इलेक्ट्रॉन फिर भी बचे आते हैं, हम क्या करते हैं, नया शेल क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हमने नए शेल के अंदर फिल कर दिए। बट हमको पता है आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वो शेल ना ही हो, ठीक है ना। तो हमको पता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इसको 8 होने के लिए कितने और चाहिए, 6, या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास क्या है, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है मतलब 6 लेने इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने इजी है। हमको पता है कम वाले देने मतलब कम वाले इजी होते हैं, चाहे वो लेने है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने होते बट 6 इलेक्ट्रॉन देने होते तो कौन सा इजी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी हो जाते ना। बट इसमें क्या है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा लेने बहुत टफ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने इजी है। तो हमने क्या किया है, इजी वाला ही हम क्या करेंगे, हमेशा स्टेप को फॉलो करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए, निकाल दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से उसके ऊपर साइन क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, मतलब ये क्या बन गया, कटायन बन गया, क्योंकि पॉजिटिव वाला क्या होता है, कटायन होता है। समझ आया इतना, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम किसी और को उठाते हैं, जैसे कि हम आगे करते हैं फ्लोरीन को। किसको, फ्लोरीन को उठाते हैं। इसको इरेज कर दूं। अब देखो हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 9, मतलब कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका सिंबल क्या है, F। इसका सिंबल क्या है, F। बोहर-बायर स्कीम के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 2 फिल कर देते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए होते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए इसके अंदर फिल कर दिए। अब सेकंड बताते हैं, सेकंड में कितने आने चाहिए। सेकंड में हमको पता है मोस्ट, आउटर मोस्ट में कितने आने चाहिए, मैक्सिमम कितने आते हैं, 8, सेकंड शेल के अंदर 8। बट हम चेक करते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो किसमें आ गए, फर्स्ट शेल में आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ गए, फर्स्ट शेल में। तो इसके पास कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हमारे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब कि सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि 2 तो फर्स्ट शेल में आ गए, तो सेकंड शेल में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमको पता है स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं इसके अंदर, 8। हमको पता है स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। मतलब इसके पास कितने कम है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है। और या फिर हम बोल सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। या तो आप बोल लो 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या फिर आप बोल लो 8 इलेक्ट्रॉन होने से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब आप खुद बताओ 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेना इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, लेना इजी है। अब लेने वाला क्या होता है, वो होता है अनायन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। लेने वाला क्या होता है, अनायन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करता है। अब अनायन के ऊपर साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। अनायन के ऊपर साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। तो मतलब कि फ्लोरीन के ऊपर कितना नेगेटिव आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। चाहे आप 1 नेगेटिव लिख लो, चाहे आप F नेगेटिव लिख लो, बात एक ही है। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 नेगेटिव, चाहे आप F1 नेगेटिव लिख लो, बात सेम है। क्यों, फ्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, ज्यादा से ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके खुद क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। खुद क्या बन जाएगा, अनायन बन जाएगा, मतलब नेगेटिव, 1 नेगेटिव, F1 नेगेटिव। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर उठा लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 16। तो हम सल्फर की बात करते हैं अब यहां पे।
अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 16 का मतलब क्या है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके अंदर, सल्फर के अंदर। सल्फर का सिंबल क्या है हमारे पास S। आपको सिंबल भी लर्न करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सिंबल क्या है इसके पास, S सिंबल है। कौन सा सिंबल है, S। ठीक है, अब हमको पता है पहले शेल में कितने आने चाहिए 2, फिर 8, फिर 18। ठीक है, अब फर्स्ट शेल की बात करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। फर्स्ट शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो इसके पास कितने बचे, 2 माइनस कर दो, कितने बचे इसके पास 14। अब सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। तो सेकंड शेल के अंदर हम क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से और माइनस कर देते हैं, तो कितना बचे इसके पास 6। कितने बचे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो सेकंड में आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ सकते हैं, बट 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 से ज्यादा उसके अंदर नहीं आ सकते। तो अगर 8 से ज्यादा उसके अंदर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड शेल बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक थर्ड शेल उसको न्यू फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि हमको बोला गया था कि मैक्सिमम आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते हैं, जैसे कि यहां पे देखो हमारे पास फिर भी क्या बचे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं, हमारे पास फिर भी क्या बचे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बचे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया शेल और फॉर्म कर लेंगे, तो उसके अंदर हम उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 6, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि बचे ही हमारे पास कितने हैं 6, तो 18 तो आ नहीं सकते या फिर 8 तो आ नहीं सकते। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हमने क्या कर दिया उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। बट हमको पता है स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं 8। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, या फिर आप बोल सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास ज्यादा है, या फिर आप बोल सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने इजी है। सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने इजी है, क्योंकि उसका नंबर क्या है लेस है, उसका नंबर क्या है कम है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले का नंबर कम है, देने वाले का नंबर ज्यादा है, तो लेने वाले ज्यादा इजी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने ज्यादा इजी हैं। तो लेने वाला क्या होता है, वही चीज आगे फिर से अनायन। लेने वाला क्या होता है अनायन, और वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका सिंबल क्या है सल्फर का S। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, तो इसके ऊपर साइन क्या आएगा S2 नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लेना चाहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, सो दैट आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो इसीलिए क्या है 2 नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम बोलते हैं अनायन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम बोलते हैं कटायन। कटायन का सिंबल होता है पॉजिटिव, अनायन का सिंबल होता है नेगेटिव। तो इसीलिए सल्फर के ऊपर कितना आया 2 नेगेटिव आया, इसलिए कितना आया 2 नेगेटिव आया। अब सल्फर की बात होगी, अब हम लेते हैं आगे पोटाशियम का। किसका, पोटाशियम का बनाते हैं। 1-2 और करेंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और अनायन एंड कटायन कैसे बनते हैं हमारे पास। अब करते हैं आगे पोटाशियम का। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 19। एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 19, मतलब कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पोटाशियम के अंदर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है K। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है K। हमको पता है फर्स्ट शेल में कितने चाहिए 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18। बट सेकंड पॉइंट क्या था कि चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो, मैक्सिमम कितने आने चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आने चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए होते। समझ आया। अब देखो फर्स्ट शेल के अंदर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। कितने आने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास तो 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किया, कितने बचे इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी और पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है मैक्सिमम फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं 2, तो 2 के बाद अगर होगा इलेक्ट्रॉन कोई बचेगा, फिर हम क्या करेंगे कि नया शेल क्या कर लेंगे फॉर्म करेंगे। तो एक नया शेल हम क्या कर लेते हैं फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम सेकंड शेल में 8, तो 8 इसके पास कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। तो हम क्या करते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए फिल कर दिए।
तो अब इसमें से 8 क्या कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, तो कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब देखो अब यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हम क्या करेंगे एक थर्ड शेल बनाएंगे, उसके अंदर 9 के 9 पुट कर देंगे। बट नहीं, ठीक है उसकी क्षमता है, वो रख सकता है 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, बट वो स्टेबल नहीं होगा। हमको पता है, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। अगर 8 से ज्यादा फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो हम क्या करेंगे एक नया शेल और क्या कर लेंगे फॉर्म कर लेंगे। समझ आया? अब देखो इसके अंदर हम एक नया शेल और फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, टोटल कितने हो गए 10। 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए फिल हो गए, तो कितने बचे हैं अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो हमारे पास थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 18। बट हमको पता है थर्ड पॉइंट उसका ये था कि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद एक नया शेल हम क्या कर सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 नहीं 9 नहीं आप इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 9 नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका थर्ड पॉइंट यही था अगर जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तब भी तभी आप क्या कर लेना एक नया शेल क्या कर लेना फॉर्म कर लेना, अगर आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे फोर्थ शेल भी बना लेंगे, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 1 19 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे उसके पास 19। कितने इलेक्ट्रॉन से 19, तो हमने 19 इसके अंदर क्या कर दिए फिल कर दिए। देखो 2 फर्स्ट शेल में आ सकते हैं बिल्कुल, सेकंड शेल में 8 आते हैं बिल्कुल आते हैं, थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं। बट उसने बहुत बड़ी स्कीम का थर्ड पॉइंट ये था कि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचता है तो हम क्या करेंगे एक नया शेल क्या कर लेंगे उसके अंदर फॉर्म कर लेंगे। तो हमने एक नया शेल और फॉर्म कर लिया। अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो किसके अंदर आ गए थर्ड शेल के अंदर आ जाए आगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने फोर्थ शेल के अंदर फिल कर दिया। अब देखो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट में उसके पास क्या है, या तो हम बोल सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन क्या है लेस है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास मोर है। या तो हम बोल सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास लेस हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, या तो आप बोलो 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास लेस हैं, या फिर आप बोलो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है ज्यादा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब देखो आप खुद बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेने इजी है अब या 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है देना इजी है, क्यों वो लेस नंबर है, लेस नंबर मतलब कि कम नंबर है, उसका नंबर सिर्फ 1 है। 1 देना इजी है या 7 लेने इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है। तो देने वाला क्या होता है लूज कौन करता है कैटायन, लूज कौन करता है कैटायन, उसका साइन क्या होता है पॉजिटिव। और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटर मोस्ट में चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसका साइन क्या आ जाएगा के पॉजिटिव, उसका साइन क्या आ जाएगा के पॉजिटिव, मतलब के 1 पॉजिटिव बोल लो या फिर आप बोल लो के पॉजिटिव, बात एक ही है। अगर पॉजिटिव के आगे कुछ भी नंबर नहीं है मतलब वो क्या होता है 1 होता है। जैसे कि हम लिख लेते हैं ना एक्स, तो एक्स का नंबर आगे क्या है कोफिशिएंट क्या है 1, तो वैसे ही पॉजिटिव के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो मतलब क्या है उसका 1। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज किए, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, या फिर आप डाल दो 1 डाल दो तब भी आपका आंसर क्या आएगा सेम ही होगा। अब देखो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। अब देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है ये वाली, अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन गई ये वाली, इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, तो ये चीज क्या है अब स्टेबल है। मतलब कि ये जो पोटेशियम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा आपका स्टेबल हो जाएगा। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आपको ये एलिमेंट्स का आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और हम कैटायन एनायन कैसे बनाते हैं। हम फिर भी 2 एग्जांपल्स और करते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाया जाता है। समझ आया इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम सिर्फ 2 और सीखते हैं, ठीक है ना। अब एक लेते हैं हम कार्बन का, किसका कार्बन, किसका लेते हैं हम कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6।
और उसका सिंबल क्या है आपके पास सी, उसका सिंबल क्या है आपके पास सी। ये तो आपको लर्न हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक दो बार इसको पढ़ लो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपने आप इसके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। आपने सिर्फ 1 to 20 ही लर्न करनी है। वैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक नोन है, बट आपने सिर्फ लर्न कितने करने हैं, 1 to 20 ही लर्न करने हैं, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मतलब कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18 एंड सो ऑन चलता जाएगा। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना, उसके अंदर n की वैल्यू डालना, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पहले वाले में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमको पता है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे, अभी भी इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो हमको पता है मैक्सिमम फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 2, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बट बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नया शेल और फॉर्म कर देंगे। तो हमने एक नया शेल क्या कर दिया, और फॉर्म कर दिया। तो और फॉर्म करने के बाद हमको पता है सेकंड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, बट उसके पास कितने बचे हैं, सिर्फ 4, तो 8 तो नहीं आएंगे, तो कितने आ सकते हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4, आने का तो 8 आ सकते हैं, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही 4 बचे हैं, तो हम कितने बनाएंगे सेकंड शेल के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। बट अब यहां पे देखो, उसने क्या होना है, स्टेबल होना है, उसने क्या होना है, यहां पे स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कितना नंबर ऑफ शेल है, सेकंड नंबर ऑफ शेल है ना, कितना नंबर ऑफ शेल है, सेकंड नंबर ऑफ शेल, तो सेकंड नंबर ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8, सेकंड में भी, थर्ड में भी, उसके बाद सब आगे वाले शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सिर्फ फर्स्ट शेल को छोड़ के। फर्स्ट में कितने चाहिए होते हैं, सिर्फ 2, फर्स्ट में 2 के साथ भी वो क्या है, स्टेबल है। अब यहां पे देखो, स्टेबल होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 8 होने के लिए इसके पास कितने कम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, क्या है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास, लेस, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है, लेस। या फिर आप ये बोल सकते हो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, या फिर आप ये बोल लो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, हमको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8, या फिर आप ये बोलो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लेस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 बन जाएंगे, तो 8 वाला क्या होता है, स्टेबल। या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तब भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये आप खुद बताओ, क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स देने इजी है या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी है, कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है, सेम, 4 देने वाला भी सेम है, 4 लेने वाला भी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये शेयर करेगा, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये सिर्फ शेयर करेगा, मतलब कि ये किसी और के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर करेगा, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी देने के लिए भी क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा। इसीलिए जो कार्बन होता है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में समझ में आएगा क्या होता है, वैसे अभी आप सिर्फ इतना याद रखो। इसीलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करता है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, मतलब कि अगर इसको जरूरत होगी ये ले लेगा, मतलब शेयर कर लेगा, किसी और के साथ क्या करेगा, ये शेयर करेगा। इसीलिए ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। समझ आया कार्बन की स्टोरी क्या थी, इसलिए मैंने स्पेशल कार्बन को लिया, समझ आया। अब चलते हैं हम आगे एक और लास्ट, अब चलते हैं हम हीलियम के ऊपर। किसके ऊपर, हीलियम के ऊपर। अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, और उसका साइन क्या होता है, H। 2 नंबर ऑफ, मतलब इसका क्या है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर कितने आते हैं, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल बनाते हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आने चाहिए, और इसके पास भी कितने, 2 हैं, इसके पास भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये चीज क्या है, ये तो पहले ही स्टेबल है। क्यों, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट में आने भी कितने चाहिए,
फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं और 2 के 2 आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैं, देखो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो स्टेबल है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही क्या है, स्टेबल है। ये तो पहले ही क्या है, स्टेबल है। अब क्यों स्टेबल है? क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए होते हैं। तो इसके पास फर्स्ट शेल के अंदर तो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो इसके पास कोई लेस है, ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये तो पहले ही क्या है, स्टेबल है। ये तो पहले ही क्या है, स्टेबल है। जो पहले ही खुद से स्टेबल होता है, वैसे ही पता है हमको कि क्या है, हीलियम क्या होती है, गैस होती है जो पहले ही स्टेबल है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। उसको आप अगर चेक करोगे वो पहले ही क्या होंगी, स्टेबल होंगी। वो पहले ही क्या होंगी, स्टेबल होंगी। अब देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फर्स्ट शेल के अंदर, 2। फर्स्ट शेल के अंदर स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 2। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये क्या आपके पास है, स्टेबल है। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे चलें। अब हम इसके ऊपर आते हैं, आयंस के ऊपर, कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर और चीज, ये चीज क्या लिखी हुई है कि क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक या सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, इसका मतलब क्या है। अब ये चीज हम एक बार समझते हैं, फिर हम इसके बाद, अब जब आपको ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके बाद आप केमिकल फॉर्मूला बनाओगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने जो इतना पढ़ा है, जो हमने इतना ये सब कुछ पढ़ा है, तो इसका क्या बेनिफिट था हमारे पास, या जो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसका क्या बेनिफिट है। अब एक बार इसको हम समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले आते हैं आगे हमारे पास आयंस। क्या आते हैं, आयंस। मैंने आपको बताया हमारे पास 2 तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है कटायन, एक होता है हमारे पास अनायन। हमारे पास 2 तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। अब कटायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। कटायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का, और उसके ऊपर साइन कौन सा होता है, प्लस का। अनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा उसको हम बोलते हैं अनायन। उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव का। उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव का। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि अनायन कभी पॉजिटिव लिख देते हो या कई बार नेगेटिव दिमाग में आता है, कई बार पॉजिटिव दिमाग में आता है, उसके लिए ट्रिक क्या है आपके पास, अनायन, अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन। तो अब से आपको याद रहेगा कि अनायन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। अ मतलब एन मतलब नेगेटिव, आयन मतलब आयन। तो अब से याद रहेगा आपको अनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, अ नेगेटिव आयन। अगर अनायन नेगेटिव है तो कटायन ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होएगा। कटायन क्या होएगा आपके पास, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अनायन नेगेटिव है तो कटायन क्या होएगा, पॉजिटिव। अब एक चीज याद रख लो, जो कटायन होते हैं वो मोस्टली क्या होंगे, मेटल्स होते हैं। जो कटायन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। देखो अब लिखवाने को तो मैं ये सब कुछ भी लिखवा सकता था कि फॉस्फोरस के ऊपर कितना चार्ज आएगा, या ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, बट अगर मैं लिखवा लेता आपको इतना सब कुछ लर्न करना टफ हो जाता कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, फ्लोरीन के ऊपर कितने है, तो वो आपको याद रखना टफ हो जाता। अब आपको ये तो पहले से याद है, क्लास 9 में लर्न किया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया, आपको कटायन अनायन खुद से बनाना भी आ गया। देखो कितने बेनिफिट है, सिर्फ इतने से करने से आपको कटायन अनायन खुद से बनाना आ गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी आ गई। तो करवाने को तो मैं डायरेक्ट लिखवा भी दे सकता था, जैसे पोटेशियम का K+, हमने यहां पे बनाया भी था कि पोटेशियम का क्या होता है, K+ होता है। बट आपको 20 के 20 एलिमेंट्स तो वैसे भी याद करने ही होते हैं, तो आपको 20 एलिमेंट्स याद हैं तो आपको बनाना एकदम से इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इस एलिमेंट्स के अंदर नहीं है उसका मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको कि कटायन और अनायन के पहले ही आपको उसके ऊपर चार्ज कितना होता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, समझ है ना। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, H पॉजिटिव।
हाइड्रोजन का क्या होता है H पॉजिटिव। अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर वाइज लर्न नहीं है। जैसे कि जिंक का एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स की हमको सिर्फ लर्न करवाए गए थे, तो इसलिए मैंने 1 से 20 तक तो आपको ऐसे समझा दिया। उसके बाद जो हमको यूज होंगे बट हमारे को समझाए नहीं गए या हमको याद नहीं करवाए गए, तो इसीलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे जो हमारी बुक में यूज हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख दिया, उसके आयंस लिख दिए कि उसके ऊपर नेगेटिव आयन है, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, वो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर लिख दिया। सिर्फ इसने आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, लर्न करना है। हाइड्रोजन का क्या होता है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का क्या होता है H पॉजिटिव। पोटाशियम का तो आप उससे भी बना सकते हो, पोटाशियम का क्या होता है K पॉजिटिव, पोटाशियम का क्या होता है आपके पास K पॉजिटिव। सिल्वर का Ag पॉजिटिव। अब देखो सिल्वर का आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता, बट हमारी बुक में यूज हो रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अब सिल्वर का हमको नहीं पता एटॉमिक नंबर, वरना तो हम इससे बोरबल स्कीम से बना लेते। तो इसीलिए जो 20 एलिमेंट्स थे उसका मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब जो 20 के आगे एलिमेंट्स है 21, 22, 23, तो उसका मैंने क्या किया, जो हमारी बुक में यूज हो रहे थे सिर्फ वो मैंने क्या कर दिए, इंपॉर्टेंट लिख दिए जितने भी थे। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का होता है साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, और इसने क्या किया होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। तो सिल्वर का क्या हो गया Ag पॉजिटिव। अमोनियम, अमोनियम का होता है NH पॉजिटिव। ये एक नाम है, अमोनियम खुद से ही एक फॉर्मूला है, अमोनिया, अमोनियम खुद से ही एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो उसका क्या होता है NH पॉजिटिव, उसका क्या होता है आपके पास NH पॉजिटिव। आगे आता है बेरियम, बेरियम का क्या होता है Ba2 पॉजिटिव। कैल्शियम का Ca2 पॉजिटिव, जिंक का Zn2 पॉजिटिव, लेड का Pb2 पॉजिटिव, मरकरी का Hg2 पॉजिटिव। ये आपको सारे के सारे ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये कोई एटॉमिक नंबर वाइज नहीं लिखे हुए, ये सिर्फ एक तरीके से सिंबल्स आपको पहले से लिख के दे दिए, उसका टाइम भी लिख के दे दिया कि वो कितना नेगेटिव होएगा या कितना पॉजिटिव होएगा, ठीक है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास Ag पॉजिटिव। तो नाइट्रेट का भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डायरेक्टली इनको यूज करके, ठीक है ना। इसको यूज करके एंड इनको यूज करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ आया। अब आ गए हैं अनायन के ऊपर। अनायन क्या, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का सिंबल क्या होता है Br, उसके ऊपर कितने नेगेटिव। आयोडाइड, आयोडाइड का क्या होता है I नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है OH नेगेटिव। नाइट्रेट वो क्या होता है NO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट वो होता है HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट को हम बोल देते हैं, और भी इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कार्बोनेट क्या है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट का क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। ऑक्साइड का क्या होता है O2 नेगेटिव, ऑक्साइड का क्या होता है O2 नेगेटिव। सल्फाइड का क्या होता है S2 नेगेटिव। नाइट्रेट का क्या होता है N3 नेगेटिव। ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। जब आपने ये चीज लर्न कर ली तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। समझ आया। अब देखो हाइड्रोजन का क्या है H पॉजिटिव, पोटेशियम का K पॉजिटिव, ब्रोमाइड का Br नेगेटिव, आयोडाइड का I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव, बायोकार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव, ठीक है, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव। इतना समझ आया। ये हमने क्या किया, ये अनायन कटायन है। ये बनाए कैसे हैं, जैसे हमने इनके बनाए अनायन कटायन, डिट्टो सेम इनके बन जाएंगे, बट हमको इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर नहीं लान, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले से ही लिख के रख दिए। सिंपल आप इसको लर्न करो, रट्टा लगाओ एक बार, इसको रट्टा लगाने के बाद लर्न करने के बाद आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे मैं लिख रखा है मोनो डाई ट्राई। अब मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब होता है एक। डाई का मतलब क्या होता है, दो। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। अब देखो क्या मतलब उसका, जैसे कि हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि क्या हुआ, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, जैसे कि CO। कार्बन, कार्बन तो कार्बन C आ गया। मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक,
ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं इसके साथ? एक। जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो, तो इसीलिए मैंने लिखवाया मोनो डाई ट्राई। अगर मोनोऑक्साइड लिखा हुआ मतलब उसके साथ क्या लगा हुआ? एक। और डाई लिखा हुआ है डाइऑक्साइड, तो मतलब उसके साथ क्या लगा हुआ है? दो। अगर ट्राइऑक्साइड लिखा हुआ, जैसे हमारे पास होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या होता है हमारे पास? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होता है हमारे पास? सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब कि SO3। क्या होता है? SO3, सल्फर, सल्फर ट्राई मतलब तीन, क्या? ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो समझ आया? मोनो डाई ट्राई का मतलब क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास? मोनो डाई ट्राई का यूज होता है कि मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। अब आगे कुछ नेम है, ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। जब आप थर्ड फोर्थ चैप्टर करोगे, फोर्थ चैप्टर करोगे इस बार 10th क्लास में केमिस्ट्री का, तब आपको समझ आएगा कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है। लेकिन अभी लिए इस चैप्टर के लिए आप एक बार इसको लर्न कर लो कि मीथेन का अब से केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH4। मीथेन का अब से केमिकल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? CH4। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा? NH3। अमोनियम कुछ अलग चीज होती है, अमोनिया अलग चीज होती है। अमोनियम अलग चीज होती है, अमोनिया होता है आपके पास NH3। आगे आता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या आता है आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। ये आपको डायरेक्ट इसका नाम और फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया अमोनिया, तब आप ये नहीं सोचोगे कि अमोनिया तो कोई नाम ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तब आपको नाम याद होना चाहिए। अमोनिया का मतलब होता है NH3। अमोनिया का मतलब क्या होता है? NH3। जैसे मैंने बोल दिया मीथेन, मीथेन का मतलब क्या होता है? CH4। अगर मैंने बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। तो ये आपको डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने ये सब कुछ लिखवाया है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? सिंगल वैलेंसी। इन सबकी क्या होती है? सिंगल वैलेंसी। क्या होती है? सिंगल वैलेंसी। सिंगल वैलेंसी का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी, सिंगल वैलेंसी का मतलब क्या है? इसकी सिर्फ एक वैलेंसी होगी। क्या होगी? एक वैलेंसी। अब आगे आते हैं आपके पास वेरिएबल वैलेंसी। अब देखो कैसे, आपने कभी सुना होगा कॉपर को क्यूप्रस बोल देते हैं, क्यूप्रिक बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास क्या होता है? आयरन, आयरन को कई लोग बोलते हैं फेरस, कई बार बोला जाता है फेरिक उसको। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? कई बार उसको बोला जाता है फेरस, कई बार उसको बोला जाता है फेरिक। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो जो चीजें होती हैं, ये होती है वेरिएबल वैलेंसी की। किसकी? वेरिएबल वैलेंसी की। अब वेरिएबल वैलेंसी को आप समझो क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी वो होता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। जिसकी वैलेंसी क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, जैसे कि क्रेटा कार है, क्रेटा जो आजकल नया वर्जन चल रहा है, नया उसका डिजाइन आया क्रेटा 2020 वाली, ठीक है। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, जैसे कि एक टॉप मॉडल, एक बेस मॉडल, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हो गए ना। कार तो एक ही है, कौन सी? क्रेटा, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आ गए, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल मॉडल्स, वेरिएंट्स, उसके क्या आ गए? डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। तो वैसी कॉपर के भी डिफरेंट वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी, मतलब उसकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। तो इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। तो जैसे आगे आता है आपके पास कॉपर। क्या होता है? कॉपर। कई बार उसको लिखा जाता है कोप्रस, कई बार उसको लिखा जाता है क्यूप्रिक। क्या लिखा जाता है? क्यूप्रिक। अब इसको समझो क्या मतलब है। कॉपर की दो वैलेंसी होती है, एक तो होती है +1, एक होती है +2, मतलब 2+ या 1+ ये होती है। कॉपर की दो वैलेंसी होती है, एक होती है +1, एक होती है +2, ठीक है। अब किसी के पीछे लिखा होगा अगर अस, क्या लिखा होगा? किसी के पीछे लिखा होगा अस, OUS। किसी के पीछे भी अगर अस लिखा होगा, उसका मतलब होता है कि जो उस एलिमेंट की सबसे कम वाली वैलेंसी, सबसे कम वाली वैलेंसी कौन सी है? +1। सबसे कम वाली वैलेंसी कौन सी है? +1। तो कहीं भी अगर उसके पीछे अस लिखा हुआ है, तो उस एलिमेंट की सबसे कम वाली वैलेंसी ही लिखेंगे, मतलब Cu1+। अगर किसी के पीछे इक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इक, क्यूप्रिक, इक लिखा हुआ है, तो उसकी हाईएस्ट वैलेंसी, उसकी हाईएस्ट वैलेंसी क्या है? +2। तो हम उसके पीछे क्या लिख देंगे? +2। तो कहीं पे लिखा हुआ है क्यूप्रस, कहीं पे लिखा हुआ है क्यूप्रिक। अब अगर किसी के पीछे अस लिखा होगा, तो उसकी जो सबसे लीस्ट वैलेंसी होगी वो क्या है? 1+। अगर उसकी हाईएस्ट वैलेंसी क्या है? +2। अगर इक लिखा हुआ है तो हम हाईएस्ट वाली वैलेंसी लिख देंगे, अगर अस लिखा हुआ है तो उसकी लीस्ट वैलेंसी लिख देंगे। समझ है ना?
वैसे तो उसको आप लर्न कर लेना, बट अस और इक का अब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि अस और इक में डिफरेंस आपके पास क्या है या क्या था। अब जैसे कि आयरन की दो होती है, कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे लिखा होता है Fe2, या फिर कई बार लिखा होता है Fe3, ये आपने कई बार ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। तो इसी का मतलब यही होता है, Fe की दो वैलेंसी होती हैं। देखो हर किसी की एक वैलेंसी होती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, समय है ना। तो इसकी दो वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +3, एक होती है +2, एक होती है +3। तो अगर अस लिखा हुआ है, OUS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अस का मतलब क्या होता है, लीस्ट वैलेंसी, सबसे छोटी वाली वैलेंसी। छोटी वैलेंसी इसमें क्या है, +2, तो इसीलिए क्या आ गया इसके ऊपर Fe2+। अगर लिखा हुआ है इक, फेरिक, क्या लिखा हुआ है, फेरिक, इक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैलेंसी क्या है इसकी, +3, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया। अब जैसे देखो टिन का नाम होता है स्टेन, क्या नाम होता है, स्टेन, टिन का नाम होता है स्टेन। देखो अगर पीछे उसके पीछे लिखा हुआ है अस, इसकी भी दो वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +4, क्या होती है, एक होती है +2, एक होती है +4। तो टिन की अगर पीछे लिखा हुआ है अस का मतलब लीस्ट वैलेंसी, तो इसकी लीस्ट वैलेंसी क्या है, +2, तो इसलिए क्या आ गया, SN2+। अगर एक लिखा हुआ है स्टेनिक, इक, तो इसकी हाईएस्ट वैलेंसी क्या है, +4, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, +4 चार्ज आ गया। इतना समय आया। एक बार आप इसका एक बार अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरी टेबल का, सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाए। हो गया। अब देखो जो हमने यहां पे बात की है, ये सारे के सारे देखो आप ध्यान से देखो प्लस वाले हैं, सारे के सारे ध्यान से देखो आप प्लस वाले हैं। क्या है, प्लस वाले। प्लस का मतलब क्या है, कटायन। तो ये सारे के सारे जो थे ये कटायन के थे, किसके थे, कटायन के। किसके थे, ये सारे के सारे कटायन के। क्यूब, कॉपर, आयरन, टिन, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आपको लेकिन क्लियर हो गया होगा कि अस का मतलब होता है लीस्ट वैलेंसी और इक का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट वैलेंसी क्या है। देखो जैसे कि कॉपर का देखा +1 +2 होता है, आयरन का +2 +3 होता है, टिन का +2 +4 होता है। अगर लिखा हुआ स्टेनस मतलब लीस्ट वैलेंसी क्या है इसकी, +2। अगर लिखा हुआ स्टेनिक तो इसकी क्या है, हाईएस्ट वैलेंसी +4, क्या है इसकी, +4। अब आगे हम बात करते हैं अनायन की। किसकी बात करते हैं, अनायन की। किसकी बात करते हैं, अनायन की। अब आपने देखा होगा सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। देखो आपने क्या देखा होगा, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। क्या देखा होगा आपने, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। अगर देखो इसको ध्यान से समझना आप, अब इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके कहीं पे पीछे लिखा हुआ है आइड, क्या होता है, आइड। जैसे सल्फाइड, क्या लिखा हुआ है आपके पीछे, आइड। क्या लिखा हुआ है, आइड। आइड का मतलब होता है वो खुद अपना एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है, आइड लिखा हुआ है, तो वो मतलब कि क्या है, इटसेल्फ, एलिमेंट इटसेल्फ, एलिमेंट इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद। जैसे कि सल्फाइड लिख रखा है, देखो यहां पे आयोडाइड, क्या लिख रखा है, आयोडाइड। आयोडाइड का मतलब क्या है, आयोडाइड का मतलब क्या है, आइड, पीछे आइड आ गया ना, मतलब कि खुद आयोडीन, खुद आयोडीन। जैसे सल्फाइड लिख रखा है ना, सल्फाइड का मतलब होता है खुद सल्फर, सल्फर, सल्फर से क्या बना है, सल्फाइड, सल्फर से क्या बना है, सल्फाइड। अगर पीछे आइड लिखा हुआ है मतलब कि वो खुद एलिमेंट इटसेल्फ, खुद एलिमेंट इटसेल्फ। जैसे कि हम यहां पे बात करते हैं किसी और की, हाँ, जैसे कि ऑक्साइड लिखा हुआ है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है यहां पे, ऑक्साइड, ऑक्साइड, पीछे क्या आ गया, ऑक्साइड, मतलब कि आइड, आइड, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। एक तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन, खुद एलिमेंट, कौन, ऑक्सीजन। बट उसको नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया उसका नाम, ऑक्साइड, लेकिन है तो वो क्या, ऑक्सीजन ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। मतलब कि ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन में कितने आ सकते हैं, शेल में कितने आ सकते हैं, 2, दूसरे में 8, फिर 18। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, बिल्कुल सही है, ये तो फिल हो गया। अब नया शेल बना लेते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से माइनस किए तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से टोटल इसके पास 2 तो फर्स्ट शेल में आ गए, कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, सेकंड शेल में। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो स्टेबल होने के लिए सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल होने के लिए सेकंड के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन से जितने भी शेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। सेकंड शेल के बाद जितने भी शेल्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट शेल को छोड़ के फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो सकता है, वो स्टेबल हो जाता है। समय आया। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। या फिर आप बोल सकते हो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, या फिर आप बोलो 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है ज्यादा है। अब देखो खुद बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स देने इजी हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने इजी हैं। लेने वाला क्या होता है, अनायन। लेने वाला क्या होता है, अनायन, नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव। सो दैट वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या किया, किसी और एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेने के बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। लेने वाला क्या होता है, अनायन। इसने कितना लिया, 2 नेगेटिव। अब देखो ऑक्साइड, इसके ऊपर भी कितने, 2 नेगेटिव। क्या कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो जिसके पीछे आइड होएगा मतलब कि उसके आगे वाले चेक कर लो, वो आगे वाला मतलब क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब क्या है, सल्फर। वो खुद एलिमेंट इटसेल्फ होएगा, वो खुद एलिमेंट इटसेल्फ होएगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। बस वो नाम चेंज कर दिया सल्फाइड, नाम चेंज कर दिया सल्फाइड। सल्फर का बना दिया हमने सल्फाइड, बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। जो हमारे पास इसमें होएगा, जैसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन का बना दिया हमने ऑक्साइड। है तो वो क्या, ऑक्सीजन ही है तो वो क्या, ऑक्सीजन ही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो आगे आता है हमारे पास सल्फाइड, उसके बाद आता है हमारे पास सल्फेट। आगे आता है हमारे पास सल्फाइड, उसके बाद आता है सल्फेट। सल्फाइड एंड सल्फेट में दोनों में क्या होंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। दोनों में क्या होंगे, ऑक्सीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। किसमें, एक होएगा सल्फाइड में, एक होएगा सल्फेट में। सल्फाइड में भी क्या होएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होएगा। सल्फेट में भी क्या होएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होएगा। आइट में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 3। सल्फाइड आइट में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 3। और सल्फेट में 8 में, जहां पे लिखा होगा सल्फेट 8 लिखा हो ना, उसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, हमेशा 4। उसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, हमेशा 4। अगर 8 लिख रखा है तो 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर आइट लिख रखा है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। 8 के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 8 के साथ लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। समझ आया। अगर कहीं पर सल्फाइड लिख रखा है तो S2 नेगेटिव, सल्फाइड लिख रखा है SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट लिख रखा है SO4 2 नेगेटिव। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब जैसे कि यहां पे देखो सल्फेट दोबारा आ गया, SO4 2 नेगेटिव। कार्बोनेट देखो 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका हाईएस्ट नंबर क्या होएगा, 3। तो इसलिए उसके अंदर क्या है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। बट कहीं पे भी अगर 8 होएगा, 8 होएगा, उसके साथ क्या होएगा, उसका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो नाइट्राइड मतलब कि ये क्या है, नाइट्रोजन। मतलब कि ये क्या है, नाइट्रोजन, खुद नाइट्रोजन। बस उसका क्या बना दिया, नाइट्राइड बना दिया। मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अगर 8 है तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। 8 के अंदर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, 8 के अंदर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब एक चीज, जब आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझ आया, अब एक चीज और समझो आप यहां पे। वो चीज क्या है आपके पास, वो चीज ये है, अगर आपको डायरेक्ट लिख रखा है, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखो हमारे पास वर्ड में एक इक्वेशन गिवन थी, वो क्या थी हमारे पास, वर्ड में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, वो क्या थी हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये एक पूरा का पूरा क्या है, मेटल है। ये एक पूरा का पूरा मेटल है। क्या किसी और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, देखो एक कैल्शियम आ गया, एक क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया। एक क्या आ गया आपके पास, कैल्शियम, एक क्या आ गया साथ के साथ नाइट्रेट। तब तो हम क्या करेंगे, उसको कैटायन अनायन में चेंज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। वो कंबाइन करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अगर ये डायरेक्ट लिखा हुआ है मैग्नीशियम, क्या इसके साथ कुछ और ऐड हो रहा है,
ऐड का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इसके साथ कोई अटैच हो रहा है कोई चीज, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट का ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो मैग्नीशियम सिर्फ एक सिंपल डायरेक्ट लिख रखा है, सिर्फ मैग्नीशियम लिख रखा है। क्या लिख रखा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का डायरेक्ट आप क्या करोगे? Mg लिख दोगे बस। आपने उसके आगे कुछ नहीं करना है, Mg2 पॉजिटिव, Mg3 पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने Mg2 पॉजिटिव नहीं लिखना, आपने क्या लिख देना है? डायरेक्ट Mg लिख देना है। क्या लिख देना है? Mg। इसका आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो आगे क्या है? ऑक्सीजन। आगे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कुछ और है? नहीं है। ऑक्सीजन के साथ कुछ साथ के साथ उसके साथ कुछ और अटैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तब आपने क्या करना है? सम नॉन मेटल्स। अगर ऑक्सीजन होगा उसको डायरेक्ट क्या लिख देना है आपने? O2। क्या लिख देना आपने? उसको डायरेक्ट क्या लिख देना? O2। कुछ भी आपने चेंज उसको नहीं करना। तो क्या लिखोगे? Mg प्लस O2। अब यहां पे चेक करो, यहां पे लिखा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पे लिखा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम के साथ ही क्या आ गया? ऑक्साइड आ गया। मैग्नीशियम के साथ ही क्या आ गया? ऑक्साइड आ गया। तो इसीलिए हम इसका क्या बनाते हैं? अलग से एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो क्या बनेगा इसका? MgO। वो क्या बनेगा इसका? MgO। बट अगर डायरेक्ट मेटल लिखा हुआ है तब आप लिख दोगे मैग्नीशियम, डायरेक्ट मेटल लिख दोगे। जैसे कि आपको लिख दिया जिंक प्लस ऑक्सीजन। क्या लिख दिया? जिंक प्लस ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला? जिंक प्लस। जिंक के साथ तो नहीं कुछ बोला ना, जिंक के साथ तो नहीं बोला, जैसे जिंक सल्फेट तो नहीं बोला मैंने, जिंक सल्फेट तो नहीं बोला मैंने, क्या बोला? जिंक प्लस, प्लस आ गया ना बीच में, तो जिंक एक अलग से मेटल हो गया। तो उसको आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, उसका आप क्या करोगे? डायरेक्ट सिंबल उठाओगे, सिंबल लिख दोगे। क्या लिख उठाओगे? जैसे मैंने बोला जिंक प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स कुछ भी। तो जिंक का कुछ और अटैच हो रहा है कुछ इसके साथ? नहीं। वो क्या है? डायरेक्ट मेटल है। तो मेटल का सिंबल क्या है? जिंक का सिंबल क्या है? Zn। तो इसका आपने कोई भी कटायन, कोई भी एनाइन नहीं बनाना। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो आप लिखोगे Zn प्लस O2। क्या लिखोगे? Zn प्लस O2। इसका आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपको लिख रखा है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिख रखा है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन के साथ कुछ अटैच हो रहा है? नहीं। तो नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास? N2। नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास? N2। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? N2 लिख दोगे। डायरेक्ट क्या करोगे आप? N2। ऑक्सीजन का प्लस O2 डायरेक्ट लिख दोगे। आपने कुछ भी इसको चेंज नहीं करना। तो इसीलिए ये सब कुछ लिखवाया गया। लेकिन कब चेंज करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं कैसे। अगर आपको लिख रखा है जिंक, उसके साथ लिख रखा है सल्फेट, क्या लिख रखा है? जिंक, और उसके साथ ही लिख रखा है सल्फेट, तब आपने क्या करना है? फॉर्मूला बनाना सीखना है। तब आपने क्या करना है? फॉर्मूला बनाना सीखना है। अभी इतना समझ आया कि हम कटायन एनायन क्या होते हैं, मेटल्स को कैसे लिखते हैं, नॉन मेटल्स को कैसे लिखते हैं अगर वो डायरेक्ट आएंगे तब, ठीक है। और मोनोडाइट्राई क्या होता है, डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, मीथेन का मतलब क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एलिमेंट्स को बोहर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग हम उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करके कटायन एनायन कैसे बना सकते हैं, मतलब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, और क्यूप्रस और क्यूप्रिक के अंदर फर्क क्या है, अस और इक के अंदर फर्क क्या है, अनायन सल्फाइड आइट एट के अंदर फर्क क्या है, वो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। सिर्फ इस पार्ट के अंदर आपने इसको क्या करना है, एक बार पूरे टेबल को लर्न कर लेना है, सो दैट आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाए, इजी हो इसको बनाना। ठीक है, थैंक यू।